नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जब स्कूल में थे तो भी बिंदास थे, आज जब काम करते हैं तो भी बिंदास हैं। कॉलेज की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अहम रोल रहा, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2017 बैच के IAS अधिकारी मयंक चतुर्वेदी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। कानपुर से आप आते हैं सर। पहले स्कूलिंग के बारे में बताएंगे सर, घर में कौन कौन है और प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई सर? मैं एक संयुक्त परिवार से आता हूँ। मेरे फादर साहब 4 भाई हैं, सब साथ रहते हैं। और स्कूलिंग मेरी कानपुर से ही हुई है, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल से, थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल 12th। सर, ये कहा जाता है कि UPSC जो बच्चा सेलेक्ट होता है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, वो शुरू से पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट रहता है। ऐसा होता है क्या सर? कुछ केसेस में होता होगा, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट मतलब नेसेसरी कंडीशन। उदाहरण के स्वरूप मतलब मैं भी बहुत ब्रिलियंट कभी नहीं रहा, लेकिन जिस दौरान आप UPSC की तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम बहुत डिमांडिंग है, वो प्रोसेस बहुत डिमांडिंग है। तो उस दौरान आपको एक तपस्या मोड में जाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आपकी ऑफ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। PCM लेकर आपने भी पढ़ा सर 9 से 12 तक, और जब PCM लेकर हम पढ़ते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है कि हम इंजीनियरिंग क्वालिफाई करें, गेट क्वालिफाई करें, इंजीनियर बने। उस समय ही मन में था कि इंजीनियरिंग ही करना है, या उस समय से मन में था कि आज नहीं तो कल UPSC में ही जाना है सर? UPSC हमेशा से माइंड में था, क्योंकि जिस डोमेन में हम लोग स्ट्रांग थे, विच वाज एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स से एक सर्विस क्लास से आए हुए लोग हाईएस्ट जो एम करते हैं वो जनरली UPSC ही करते हैं। सरकारी नौकरी होती है, पिनेकल होती है गवर्नमेंट सर्विस की। तो हमेशा से माइंड में तो था, बट सीरियस मैं कॉलेज के बाद हुआ था। कॉलेज में भी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहते थे सर, और निश्चित तौर पर सर कानपुर का नाम आता है। इलाहाबाद से आपने इंजीनियरिंग की है सर। इलाहाबाद का वो कॉलेज भी बहुत फेमस है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी उस समय काफ़ी ज़ोरों से होती थी उस समय सर। यूपी वैसे भी अलग तरीके से जाना जाता है। कैसे समन्वय बनता था सर? स्पोर्ट्स में भी आगे रहना है हमको, कॉलेज पॉलिटिक्स में भी रहना है, फिर पढ़ाई के लिए समय कैसे बचता सर? ये मुझे लगता है कि इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया, लेकिन ये मुझे लगता है कि इलाहाबाद की तासीर है कि वहाँ पे बहुत नेचुरली, अगर आप इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हों, चाहे आप एग्रीकल्चर कॉलेज के हों, चाहे आप मोतीलाल नेहरू के हों, चाहे आप लॉ यूनिवर्सिटी के हों, कहीं के भी हों, आपके अंदर एक नेचुरल ये आ ही जाता है समय के साथ कि आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि आप इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। आपको जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि हमारा कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बस 2 किलोमीटर दूर था, तो उससे भी प्रभावित रहते ही थे सब लोग। तो वो एक बैकग्राउंड में चलता रहता था। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था हमारे कॉलेज का, और कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारे कॉलेज की टीम्स जाती थी। तो स्पोर्ट्स को लेके भी जो स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं सीरियस रहते थे। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे, पहले 6-8 महीने प्रॉब्लम होती है, बट 6-8 महीने बाद वो सब नेचुरल फ्लो में आ जाते हैं कि आपका एक दिन पूरा तभी होगा जब उसमें थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खेल, थोड़ी पॉलिटिक्स होगी। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल सब में स्टेट लेवल आपने खेला है सर। इंजीनियरिंग में भी निश्चित तौर पर अच्छा ही आपने किया। तो ये समन्वय बनता कैसे था सर? क्योंकि खेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सर। ये शायद इसलिए रहा क्योंकि कभी मेरे परिवार में कभी किसी ने मुझे खेलने से रोका नहीं, तो खेल को किसी बुरे नज़र से नहीं देखा जाता था। तो जो खेलने जा रहे होते हैं या पढ़ने जा रहे होते हैं तो सेम मोटिवेशन से जाते थे हम लोग। हाँ, ये क्लियर था कि खेलने से नौकरी नहीं लग पाएगी इंडिया में, तो पढ़ना पड़ेगा। बट खेल के लिए किसी ने रोका नहीं, हमेशा कुछ जीत के आते थे, कुछ करते थे तो तारीफ होती थी। तो इसलिए वो हमेशा एक बचपन से ही एक फ्लो बना रहा। मेरे फादर भी हॉकी प्लेयर थे, तो उसको भी मैं भी शायद इनहेरिट किया। इंजीनियरिंग में जब 3rd ईयर में थे सर, बड़ा एक एक्सीडेंट भी हुआ था सर। क्या वो कुछ कारण था इन्हीं सब चीज़ों के, कुछ और क्या? नहीं, वो इट वाज मतलब जो एक एक्सीडेंट की परिभाषा होती है वो वैसा ही एक्सीडेंट था, उससे बस होना था, हो गया। बट यस, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट था, और मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि बहुत ज़्यादा नुकसान मेरा फिजिकली नहीं हुआ। साइकोलॉजिकली यस, बहुत लेसन्स मिले लाइफ के, और एक टर्निंग पॉइंट था जब ये रियलाइज़ हुआ कि आप बस एक मतलब इतने क्षणभंगुर भी नहीं है, थोड़ा सीरियसली अपने आप को, अपने करियर को लेना पड़ेगा। तो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ाई के लिए और सीरियस हो गया। पिता
सफलता पर भी कभी कुछ नहीं बोले, असफलता पर भी कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन एक समय था जब उन्होंने कहा कि या तो पढ़ ले या वापस चल। क्या था वो समय सर, अगर बताना चाहें तो? इसी समय मतलब कॉलेज के ही दौरान जब पढ़ाई थोड़ा सा ट्रैक पे नहीं थी, तो उस समय हालांकि उनका ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि वापस चल, बट उनका इतना कहना काफ़ी था क्योंकि उन्होंने कभी बोला नहीं था, तो इतना सिग्नल काफ़ी था ये मुझे समझने के लिए कि एक रियलिटी चेक है। डीरेल हो रही थी गाड़ी उस समय कॉलेज के दौरान? लास्ट के जो 2 साल होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी समय कैंपस आता है, तमाम चीज़ें होती हैं। डीरेल तो नहीं, बट डीरेल होने की संभावना थी मे बी, बट नहीं हुआ क्योंकि दोस्त भी बहुत अच्छे थे, दोस्तों ने भी नहीं होने दिया और पिताजी का भी ये कहना काफ़ी था, तो शायद बच गया। 2 साल नौकरी भी आपने की सर, तो क्या नौकरी पे जाने के पहले ये तय हो गया था कि नौकरी तो करना है लेकिन साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी? हाँ, कहीं ना कहीं ये पता था मुझे कि मैं तैयारी क्योंकि मैं कॉलेज समय से ही थोड़ा थोड़ा किताबें पढ़ना स्टार्ट कर चुका था फाइनल ईयर से, तो ये तो मेरा तय था कि मुझे तैयारी करनी है। बट नौकरी में जाने के बाद एक सीरियसनेस आई जब आप किसी ऐसी जॉब को कर रहे होते हैं जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए और डेस्परेशन आ जाता है। तो जॉब में जाने के बाद बहुत सीरियसली तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बट दिमाग में पहले से था कि करनी तो है तैयारी। काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती थी सर, तो उसमें खर्च हो जाते थे कि पैसे बचाते थे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी भी तो करना था। 80% पैसा मेरा बच जाता था, क्योंकि जिस तरह की जॉब थी वो भी 12 आवर 14 आवर जॉब थी, तो उसमें पैसा खर्च करने का स्कोप नहीं था और पोस्टिंग भी बहुत रिमोट होती थी, गाँव देहात में पोस्टिंग होती थी जहाँ पे नए प्लांट्स बनने होते थे, तो खर्च करने का स्कोप भी नहीं था, तो जनरली सब बच ही जाता था जो बाद में प्रिपरेशन में काम आ गया सब। दिल्ली फाइनली फिर नौकरी छोड़कर यूपीएससी में फाइनल तैयार, क्योंकि एक बार आपने शायद अटेम्प्ट दिया था, उस समय पहला अटेम्प्ट बिल्कुल क्लियर प्री भी नहीं निकला था। क्या उस अटेम्प्ट से ये नज़र आया कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और क्या गलतियाँ नज़र आई जो ये लगना चाहिए कि अगले साल हमको नहीं करनी? जॉब के साथ जब तैयारी करता था तो काफ़ी कंसाइज तैयारी होती थी, इन द सेंस दैट जितना टाइम होता था उतना ही तैयारी कर पाता था, जितना टाइम होता था मैं सिर्फ पढ़ता था, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन जो पहला अटेम्प्ट मैंने दिया तो मेरे अंदर एक फॉल्स कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बेसलाइन ये थी कि मेरे पास 5 ही घंटे बच रहे हैं दिन के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो मेरा स्टैंडर्ड बहुत लो सेट था, बट एग्ज़ाम देने के बाद आई रियलाइज्ड कि स्टैंडर्ड मेरा बहुत लो है, इतने स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बट ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि 5 घंटे बहुत मेहनत से पढ़ के, और जो भी मेरे दोस्त दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, मैं एक दो का नाम भी लेना चाहूँगा, पीयूष है, दिलीप मिश्रा हैं, दोनों अभी सर्विसेज में ही हैं, उन लोग ने भी बहुत गाइड किया मुझको, और वो फ़ोन पे डेली गाइडेंस देते रहते थे। फिर आखिरी में जब प्रीलिम्स फेल हुआ मेरा जॉब के साथ मेरी तैयारी में, तो वो लोग, मेरे माता पिता, जो मेरी वाइफ हैं अभी, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उन सब ने ये जो संबल दिया कि जॉब छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, पर जॉब छोड़ के एक बार तैयारी करके देख लो, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। मतलब अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकलता या जॉब छोड़ दिया इसलिए निकला, जॉब छोड़ने के बाद भी हो सकता था नहीं निकलता, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक फैक्टर अलग का होता है, लॉटरी का होता है। लेकिन उस मोमेंट पे जो एक थोड़ा सा पुश मुझे चाहिए था पहाड़ से कूदने के लिए, वो मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने दिया। सर, कहते हैं कि हर इंसान जो सफल होता है उसके पीछे कोई ना कोई महिला होती है। आपने बताया कि 10 साल से फ्रेंडशिप रही, उसके बाद उन्होंने भी बहुत कुछ त्याग किया आपको इस यूपीएससी तक लाने में और यूपीएससी सेलेक्ट कराने में, कुछ बताइए उनके बारे में। वो भी मेरे कॉलेज से ही हैं, और शी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अभी वो कॉरपोरेट में हैं, काम कर रही हैं। बट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ यूपीएससी और उसके पहले भी कॉलेज में भी, जब भी स्ट्रगलिंग फेज था या वीक फेजेस थे, तो शी वॉज ऑलवेज देयर, मतलब बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के वो रही मेरे साथ। तो उनका रोल तो है ही ऑब्वियसली, और मेरे पीछे एक नहीं 3 महिलाएं हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन। तो ये तीनों बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, बट तीनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि इन्होंने कभी भी मेरे ऊपर अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं किया। तो इनसे जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता था, मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी बहुत नहीं रहा, बट जो मेरे माता, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, इनका जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, उससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला आगे जाने का।
सर यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो इस कार्यक्रम को बहुत देखते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? तैयारी कैसे, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों अलग अलग फेस होते हैं सर, किस तरह से तैयारी करना चाहिए? आपने जैसे बताया कि आपने कोचिंग भी नहीं की थी सर, तो कैसा करना चाहिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं है जो लोग सेलेक्ट होते हैं। मैंने जनरल स्टडीज़ की कोचिंग नहीं की थी, ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग करी थी। बहुत शॉर्ट में तो इस तैयारी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। सिलेबस सबको पता है, इंटरनेट पे है, बुक्स, रेफरेंस बुक्स सबको पता है, इंटरनेट पे होती हैं। जो एक कॉमन फैक्टर मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग भी जब एकेडमी जाते हैं एग्जाम निकाल के, तो हमको हमारा बैच के साइज 360 होता है, तो 360 अलग तरह के लोग दिखते हैं। लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ जो दिखी कि सिंगल माइंडेड रूथलेस अप्रोच आपकी होनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। जब आप उस एग्जाम में एक बार घुस चुके, उसके पहले आप चाहे जैसे भी रहे हों, जो भी आपका करियर बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो भी रही हो, वंस यू एंटर दी जर्नी ऑफ दिस एग्जाम, आपको सिंगल माइंडेड रहना पड़ेगा और आपको अपने प्रति रूथलेस रहना पड़ेगा, आपको अपने प्रति थोड़ा निर्दयी होना पड़ेगा। आज के समय इतने सारे ग्रेटिफिकेशंस आपके आसपास हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हों, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स हों, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो, इतनी आसानी से एक्सेसिबल है कि आपको अपने ऊपर दया बहुत जल्दी आने लगती है। आप 1 घंटा बैठ जाते हैं तो आपको लगता है यार एक यूट्यूब वीडियो तो देख सकता हूँ, या यहाँ जाके वो तो खा सकता हूँ। तो वो आपको थोड़ा निर्दयी होना पड़ेगा अपने प्रति, और एक ही चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये बेसिक मिनिमम है। उसके बाद तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस, कोचिंग, पढ़ाई, रिसोर्सेज, ये सब पता लग जाता है इंटरनेट से। बट दिस क्वालिटी हैज़ टू बी अटेन्ड फॉर दिस एग्जाम। छत्तीसगढ़ कैडर में आना नहीं चाहते थे सर, 7वें 8वें प्रेफरेंस पे था, क्योंकि यूपी के जो लोग रहते हैं सर वो यही सोचते हैं कि यार कहाँ दाल चावल मिलेगा, कहाँ रोटी, तो उस प्रेफरेंस में तो छत्तीसगढ़ शायद बहुत पहले आना था सर। लेकिन जो प्रेफरेंस लिस्ट देख रहा हूँ मैं सर, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आ रहा है, ऐसा क्यों? अब उस समय, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम लोग के फैमिली में भी कोई ऐसा पहले कोई ऑफिसर बना नहीं था यूपी सिविल सर्विसेज में, और बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस नहीं था, बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं थे जिनसे हम पूछ के अपना डैफ भरा जाता है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो भर सकें। और उस समय कोचिंग गाइडेंस देती थी डैफ भरने का। आप एक बार मेंस का रिजल्ट आता था और इंटरव्यू के लिए कार्डर प्रेफरेंस भरते हैं, तो कोचिंग्स में क्रैश कोर्सेज होते हैं फ्री वाले, तो वो हम लोग जाके बैठते थे, सुनते थे। तो वो लोग जब 1000 बच्चों को एड्रेस करते थे तो वो जनरल प्रिंसिपल्स बताते थे कार्डर भरने के, कि स्टेट बड़ा होना चाहिए, बड़े स्टेट के फायदे होते हैं, स्टेट रिच होना चाहिए, स्टेट ये होना चाहिए। तो उन आधार पे जो हमको समझ में आता था, तो वो हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से कार्डर भरते थे। एज सच छत्तीसगढ़ के कल्चर या राजस्थान के कल्चर या एमपी के कल्चर के बारे में इतना हमको आइडिया नहीं था, जितना हमको वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो बता दिया गया था कि स्टेट का साइज, स्टेट की पॉपुलेशन, स्टेट के फाइनेंस, ये 3-4 चीज़ देख के आप कार्डर भरिए। तो उस पर कार्डर भरा था। बट मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उसके बाद भी मुझे छत्तीसगढ़ जैसा कार्डर मिला। सर आईएएस जब आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद मसूरी में एक बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है सर, उस ट्रेनिंग में बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं। मयंक जी ने ये क्यों सोचा बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है? क्लासेस में भी रहते थे लेकिन क्लासेस में पढ़ते नहीं थे, क्या बहुत ऐसा लग रहा था यार अब इंजीनियरिंग हो गई, यूपीएससी हो गई, और कितना पढ़ेंगे यार, हो गया जितना पढ़ना था? नहीं, पढ़ाई तो कभी भी ज़्यादा नहीं होती, पढ़ाई आदमी जीवन भर कर सकता है, लेकिन जितना लगातार पढ़ चुके थे, 12 साल स्कूलिंग का, फिर 4 साल ग्रेजुएशन का, फिर उसके बाद 2 साल 3 साल की तैयारी, तो उस 17-18 साल के बाद लगा कि नहीं, अब मसूरी में इतने अच्छे पहाड़ और इतनी अच्छी ठंड में और इतने अच्छे खाने, वहाँ इंफ्रा बहुत अच्छा है, वहाँ की फूडिंग लॉजिंग बहुत अच्छी है। और आप सबसे अच्छी बात होती है कि फॉर एग्जांपल जब फौज खड़ी होती है बॉर्डर पे, तो सब एक पेज पे होते हैं, क्योंकि सब सोल्जर्स हैं, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आए हो। तो एकेडमी में भी वैसा ही कुछ होता है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बट सब लोग उसी प्रोसेस, उसी स्ट्रगल से निकल के आते हैं। सबका प्रोसेस बड़ा पेनफुल रहा होता है। तो वैसे 10-12 लोग मिल गए सेम ख्यालात के, कि नहीं, हम भी विश्वास रखते हैं कि अब लगातार इतना नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा तो फिर जब बाकी लोग पढ़ते थे उस समय आप और आपका ग्रुप क्या करता था? हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस 100% कंपलसरी है, वहाँ पे आपको लीव नहीं मिलती है एकेडमी में, तो या तो हम लोग सोते थे या हम लोग अपना कुछ नॉन सिलेबस बुक्स पढ़ते थे, लेके जाते थे, वो सब पढ़ते थे। मोबाइल भी अलाउड नहीं होता था उस समय, आजकल शायद होने लगा है, तो उसमें मोबाइल्स भी अलाउड नहीं थे, तो अपनी कुछ बुक्स लेके आते थे, पढ़ते थे। या जनरली वहाँ पे आई थिंक ज़्यादातर लोग
सो ही जाते थे, क्योंकि वहाँ का 5 बजे आपको उठा के वो बहुत हैवी इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, फिर आप बहुत अच्छे गर्म पानी से नहा के बहुत अच्छा नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बच्चा जाके 6 घंटे अटेंटिव रहेगा। वो थोड़ा सा तो हम लोग ऊँग ही जाते थे। सर इसके अलावा मैंने सुना है कि लिखने पढ़ने के बहुत शौकीन है, सामाजिक मुद्दों पर बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये लिखने पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हुई सर? गद्य और पद्य की रचना बहुत अच्छी करते हैं सुना। एक जैसे फादर का ही एक ये दिया हुआ वो था कि बचपन से ही कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना चाहिए, तो एक हिंदी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर बचपन से ही हम लोग पढ़ते थे। तो वो आदत कॉलेज में थोड़ा सा ब्रेक लगा पहले दूसरे साल, बट तीसरे चौथे साल से वो फिर कैच अप होगी। तो जब आप इतना पढ़ते हैं तो कहीं से तो वो लीक होता है, तो वहाँ से थोड़ा लिखने की आदत आई। पहले प्रोज लिखना स्टार्ट किया, टॉपिक्स पे लिखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे स्टोरीज पढ़ना, स्टोरीज लिखना, पोएम्स पढ़ना, पोएम्स लिखना। तो धीरे धीरे द हैबिट फॉर्म्ड इन अ स्पैन ऑफ 10 years। कोई एकदम से कलम नहीं उठाई थी, ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब टाइम पास करने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। कुछ सोशल मीडिया नया नया आया था, जब हम लोग इंटरनेट जब हाथ में आया तो देखा ऑर्कुट नई चीज़ है, फेसबुक नई चीज़ है, तो उस पर लोग लिखते थे, अपना एक्सप्रेशन करते थे, तो वो भी एक पुल फैक्टर था जिसने लिखने के लिए थोड़ा सा ट्रैक किया। स्टार्ट अगर सबसे पहला पोस्टिंग की बात करें तो सर रायगढ़ में काफ़ी नाम सुना था मैंने। मयंक जी आए हैं, प्लांट बंद करा देते हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं। चैलेंजिंग था सर, क्योंकि पहला जॉब, और ऐसा लगता है यार किसी के लिए भी उसका पहली जॉब रहती, फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसके जीवन के लिए। कैसा टेन्योर रहा रायगढ़ का सर? टेन्योर अच्छा रहा, थोड़ा सा अब अगर हाइंडसाइट में आज की डेट में देखें तो फॉल्स प्राइड होता है उस समय, बिकॉज आप दे के तो सिर्फ एक एग्जाम आए हैं, बट सोसाइटी आपको बहुत उस पर बैठा देता है, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए, बट हमारी सोसाइटी है ऐसी। तो उस समय उस फॉल्स प्राइड में आदमी नी जर्क रिएक्शंस बहुत लेता है, तो नी जर्क रिएक्शंस थे। पता लगता था कहीं ये चीज़ हो रही है, अवैध है, तो जाके सील कर दो। अब ये धीरे धीरे ये समझ में आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्वॉट एनालिसिस होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चैलेंजेस हैं। आप एक प्लांट तो बंद कर देंगे, उससे जो बिजनेसमैन है जो अवैध कर रहा है वो तो उसको नुकसान होगा, बट वहाँ पे जो 400 गरीब आदमी दिहाड़ी पे काम कर रहा है उसका भी नुकसान होगा। तो वो चीज़ें तब समझ में नहीं आती थी, तो वो सब नी जर्क रिएक्शंस होते थे। बट अब आई होप अब थोड़ा हम लोग सीख भी गए हैं। उसके बाद सर मैंने सुना जब कार्रवाइयाँ करने जाते तो फ़ोन भी बंद कर देते थे, इसका क्या कारण? वो तो एक हम लोग को सीख दी जाती है 3-4 चीज़ें, जो कि भाई कार्रवाई करने जाओ तो फ़ोन बंद कर दो, अगर तुमको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो फ़ोन बंद कर दो। तो फ़ोन बंद करना मतलब, हालांकि उस लेवल पे इतने बड़े अधिकारी नहीं थे कि कोई आपको फ़ोन करे। सब लोग हमारे बॉस को ही फ़ोन करते थे, विच वॉज द कलेक्टर। बट उस फॉल्स प्राइड में, उस झूठे अहंकार में ही फ़ोन बंद कर लेते कि अगर कोई फ़ोन करेगा तो हम बात नहीं करेंगे टाइप का। पेंड्रा का भी टेन्योर बहुत चैलेंजिंग रहा सर, क्योंकि कोविड-19 का वो बुरा दौर छत्तीसगढ़ ने भी देखा है सर। उस समय पता चल गया था यार ज़िंदगी बस ऐसे ही है कि सुबह जिसके लिए हम वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं, प्लाज्मा का इंतज़ाम कर रहे हैं, शाम तक उसी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम। बहुत सीख दे के गया वो टेन्योर से। कोविड मेरे ख्याल से सभी को सीख दे के गया है, पूरी दुनिया को सीख दे के गया है। प्रशासन का हिस्सा होने के नाते ये एक एडिड एक्सपीरियंस रहा कि आप दूसरे की व्यथा भी देख पाए, और बहुत थोड़े केसेस में इतने फॉर्चुनेट रहे हम लोग कि हम उनकी मदद कर पाए, पर बहुत सारे केसेस में हम उनकी मदद नहीं कर पाए। अब चाहे वो हमारे रिसोर्सेज का वो कह लीजिए, लेकिन बट द होल वर्ल्ड वाज नॉट रेडी, नो वन वाज रेडी एंड नो वन न्यू, इट वाज कंप्लीटली अनएंटिसिपेटेड फिनोमेना। लेकिन उससे अपने आप के एक जो साइज होता है, हमारा साइज जो हमारे दिमाग में होता है, हर किसी के दिमाग में उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो खुद के दिमाग में खुद का साइज थोड़ा छोटा हुआ, और बहुत सारे लोग जिनका साइज बहुत बड़ा था उनका साइज भी बहुत छोटा हुआ। तो ये समझ में आया कि मतलब फोर्स मेजॉर क्या होता है, और इंसान कितना डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। सिर्फ मतलब खुद के उस पर खुद ही में खुद करके ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चल पाती। सह अस्तित्व तो बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मतलब सर्विस में आने के बाद बहुत रेयरली एहसास होता है, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाता है।
आपको घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, बिजली कनेक्शन, फ्री इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ देयर। तो को एग्जिस्टेंस का जो रियलाइजेशन है वो कोविड ने दिया, और आई होप कि मैं उसको ना भूलूं। बहुत लोग नहीं भूल पाए हैं क्योंकि सभी ने किसी ना किसी को खोया है, बट मैं भी मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से है कि मैं उसको ना भूलूं। धमतरी में भी आप रहे सर, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर हैं हाल फिलहाल आप। अब लोगों की नीड्स अलग टाइप की हो गई, लोगों को एक्सपेक्टेशन अलग टाइप की हो गई। क्या ऐसा लगता है सर कि अब और फास्ट होना चाहिए सब चीज़ों को? अभी भी हम बहुत स्लो हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको फास्ट होना ही पड़ेगा। डेफिनेटली होना पड़ेगा। बहुत एक पॉलिसी है हमारे सिस्टम में कि हम इंडिविजुअल ओरिएंटेड थोड़ा सा रहना पसंद करते हैं। मतलब ऑफिसर्स भी पसंद करते हैं मे बी, और सोसाइटी भी पसंद करती है। सोसाइटी को भी अच्छा लगता है कि कोई XYZ ऑफिसर आया और उसने ये कर दिया, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम जो हमारा डेप्थ हमारा उतना एफिशिएंट नहीं है। हमारे नीचे तक के जो कार्डर्स हैं, जो हायरार्की में नीचे तक के जो कर्मचारी हैं, उनको सभी को इतना एप्ट, इतना एब्रप्टली रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, इतना एफिशिएंट होना पड़ेगा कि हर कॉल, हर मैसेज का रिप्लाई हम कर पाएँ। हम अगर नहीं भी कर पाते हैं, हम वो काम नहीं कर सकते, तो हम एटलीस्ट सामने वाले को ये बता पाएंगे हमें काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम एज अ होल है, नॉट जस्ट 5 आउट ऑफ 100 पीपल, कोई ऑफिसर बहुत एफिशिएंट हो सकते हैं, कोई जनप्रतिनिधि बहुत एफिशिएंट हो सकते हैं, कोई ऑफिस का बाबू बहुत एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन जब तक वो पूरा ऑफिस एफिशिएंट नहीं होगा तब तक मतलब 1 आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी के बल पे वो सिस्टम बहुत अच्छा एफिशिएंटली बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। 1 महीने तक चल सकता है, 2 महीने तक चल सकता है, बट सिस्टम थक जाता है। सिस्टम का खुद का स्टेमिना और खुद का रिस्पॉन्स टाइम होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्स टाइम शुड बी वेरी लेस। जितना आज की पब्लिक अवेयर है और एजुकेटेड है और इन्फॉर्म्ड है, उस हिसाब से वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव और वेरी फास्ट। आपके मुंह से मैंने ये भी सुना है सर कि IAS बनना ज़्यादा आसान है जो पॉलिटिशियन रहते हैं और जो न्यूज़ वर्ल्ड में काम करते हैं, सीधे तौर पर कहूँ जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया फील्ड में उनकी जो लाइफ वो ज़्यादा चैलेंजिंग है बशर्ते का IAS लाइफ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसका रीज़न ये भी है कि अब जो जहाँ से जेनेसिस मेरा करियर उदाहरण के लिए स्टार्ट हुआ, जब मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर किया, वो एग्ज़ाम निकालने के लिए भले ही कितने पापड़ बेलने पड़े हों, बट उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद एक ग्रेटिफिकेशन हमेशा रहा। चाहे वो ग्रेटिफिकेशन जो सुख सुविधाएं मिलती हैं इस नौकरी के साथ उसका हो, चाहे वो ग्रेटिफिकेशन जिस तरह का सोशल अपलिफ्टमेंट नेचर का जो हम काम करते हैं उसका हो, तो ग्रेटिफिकेशन हमेशा रहता है। स्ट्रगल भी है, बट वो स्ट्रगल इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े किसी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के होते हैं, क्योंकि उनको अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को केटर करना होता है और डेली करना होता है। सिमिलरली मीडिया, तो आई थिंक आफ्टर द एडवेंट ऑफ फ्री इंटरनेट, आई थिंक मीडिया का जॉब तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लोग अब हर दिन अखबार का वेट नहीं कर रहे हैं। लोग हर चैनल पे एक ही न्यूज़ देख रहे हैं, लोग हर घंटे एक ही न्यूज़ देख रहे हैं। तो वो कंटेंट क्रिएट करना, नया कंटेंट, नया एंटरटेनिंग कंटेंट, नया अट्रैक्टिव कंटेंट बार बार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बार बार जनरेट करना किसी भी मीडिया के लिए, नो मैटर वो कितना बड़ा मीडिया हाउस हो, इट इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। तो उस मुकाबले तो मुझे अभी तक भगवान की दया से अपना जीवन बहुत आसान लगता है। गद्य और पद्य लिखने का बहुत शौक है सर, कुछ लिखा हुआ ऐसा है जो बताना चाहें? लिखता हूँ, मेरा ब्लॉग भी है, बट वो ब्लॉग पब्लिश्ड नहीं है, वो मेरा पर्सनल ब्लॉग है। मैं अब लिखता हूँ और कभी पब्लिश करूँगा उसको, मैंने सोचा है जब मुझे लगेगा कि एक पढ़ने लायक क्वालिटी आ गई है तो मैं पब्लिश करूँगा। क्या चैलेंजेस अभी भी लगते हैं सर? वो मयंक जो UPSC फाइट करके नए आए थे जब रायगढ़ में, आज जब नगर निगम कमिश्नर हैं, आज नहीं तो कल किसी जिले के कलेक्टर होंगे आप, क्या चैलेंजेस अभी लगते हैं सर छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में आई थिंक अभी हम बहुत सेंसिटिव, एंड अगेन ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, हम बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे खड़े हुए हैं। बिकॉज जिस तरह से हमारे यहाँ ज़्यादातर सिटीज़ जो हैं वो Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ हैं, Tier 1 सिटीज़ नहीं हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही क्रीम डे ला क्रीम लेयर ऑफ पॉपुलेशन, जो बहुत ही 0.1, 0.2% पॉपुलेशन है, जिसने विदेश घूमा है, जिसने विदेश देखे हैं, जिसने वो फैसिलिटीज़ देखी हैं रियल लाइफ में जो हम मूवीज़ में देखते हैं।
अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रियलिटी, जिसको हम और आप रियलिटी मानते हैं, मतलब दिन में 3 टाइम खाना खाने वाले जिसको रियलिटी मानते हैं, उस रियलिटी तक पहुंचा नहीं है। तो हम अभी बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे या तो ये पूरा बड़ा तबका हमारा उस दिशा में जा सकता है जिस दिशा में एक मिस इन्फॉर्म्ड सोसाइटी जाती है, चाहे वो कम्युनल लाइंस हो, चाहे वो कास्ट लाइंस हो, चाहे वो कोई भी फिशर जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उस लाइन पे जा सकता है। और हम चाहें अगर सब मिलके तो वो पूरा तबका एजुकेशन और डेवलपमेंट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के पाथ पे जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हाउ टू सॉल्व दिस कनंड्रम, कि हम कैसे उस पॉपुलेशन को जो अभी 18 साल की है, जो भी 40 की नहीं हुई है, जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है मे बी, जिसके पास इतनी ज़मीन नहीं है मे बी, उसको हम कैसे और कहाँ प्लेस करते हैं। पिता आज भी वही कहते हैं जो पहले कहते थे कि जितना करना था कर लिया, अब जो भी करना है अपने लिए करो। हाँ, मतलब उनको ज़्यादा, मुझे लगता है कि उनको मुझसे क्या, उनको किसी से अपेक्षा नहीं रहती। तो उनका आज भी वही कहना है कि ज़्यादा वो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं क्या, कुछ अगर अच्छा काम भी होता है तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ अगर गलती होती है तो हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ वो ये ज़रूर समझाने का प्रयास करते हैं कि दोबारा ना हो। गलती करना गलती नहीं है, दोबारा गलती करना गलती। तो उसके ज़्यादा वो कुछ बोलते नहीं कभी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मयंक चतुर्वेदी साहब। बहुत साफ इन्होंने कहा है कि आपको पब्लिक के प्रति और जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और जिस तरह से सोशल मीडिया हावी है, हर सेकंड आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हर सेकंड और बेहतर करने की उम्मीद भी होती है। तो अफसरनामा में इस बार इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी की आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।